हेलो एवरीवन, दिस इज़ आलिया रईस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वे टू हील। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल वे टू हील पे कभी भी देख सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जिसमें प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं। और लास्ट में इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल, जिसको उर्दू में हम तमहीद और हिंदी में हम प्रस्तावना भी कहते हैं। The preamble is the introductory part of the Indian Constitution, which sets out the main objective and goals of the Constitution. It is a vital part of the Constitution, which was created to build a new independent India for its citizens. इसको हम आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल एक ऐसा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पर्पस और उसके ऑब्जेक्टिव को बताता है। यहाँ पे हमने इसकी उर्दू और हिंदी डेफिनेशन भी लिखी है। आप लोग इसको PDF से इजीली बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर हम प्रीएम्बल के एम की बात करें तो इसका एम काफ़ी सिंपल है। इसका एम के बारे में हम बात करें तो इसके एम में सभी सिटीजन्स को सबसे पहले इक्वालिटी यानी राइट टू इक्वालिटी देना, बराबरी का हक देना, बराबरी का दर्जा देना, सबको एक समान मानना और अपने मुल्क की, अपने देश की हिफाजत करना, आपस में यूनिटी के साथ रहना, भाईचारे के साथ, एक दूसरे के रिलीजन्स को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को, सबको इज्जत देना और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ के सिटीजन्स को जस्टिस भी दिलाना। और आगे हमने आप लोगों के लिए उर्दू और हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जिससे आप लोगों को कोई वर्ड समझ में ना आए, किसी को समझने में कुछ दिक्कत हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया आर एंट्रीन इन अ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स शामिल हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स हम कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अहम हिस्सा है और किसी भी कंट्री को चलाने के लिए वहाँ के सिटीजन्स के पास सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स के बगैर हम अपने किसी भी कंट्री को ईज़िली नहीं चला सकते। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। सो हम सबसे पहले अपने फंडामेंटल राइट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी और उर्दू की भी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग यहाँ से इनको इजीली पढ़ सकते हैं। और आगे हम चलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट 1 की तरफ। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब आगे हम एक एक करके इनको अच्छे से थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट राइट पर, जो है राइट टू इक्वालिटी का। इसको हम हिंदी में समानता का अधिकार और उर्दू में यकसानियत का इख्तियार कहते हैं, यानी बराबरी का हुकूक कहते हैं। मैंने आगे इसकी हिंदी और उर्दू टर्म्स दोनों दे रखी हैं। आप लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट टू इक्वालिटी, जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल 14 to 18 में है। मैंने साथ साथ आर्टिकल इसलिए लिखे हैं कि आपको इजीली साथ में याद होते रहें और आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी लंबा ब्रीफली कुछ याद ना करना पड़े, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। हमारे जो सब लोग हैं आपस में बराबर हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी तबके से आता हो, वो हम सबके लिए इक्वल है। वो मेल हो फीमेल हो, वो सब हमारे लिए बराबर है। हमारे बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ना ही वो कास्ट के बेस पर है, ना ही वो सेक्स के, ना ही वो प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन के बेस पर है। हम किसी को भी इन बेसिस के तौर पर अलग नहीं कर सकते। रिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ज़माने में क्या होता था, जो छोटी कास्ट के लोग होते थे उनको लोग अछूत यानी अनटचेबल मानते थे, तो उनको इस बेस पर, उनकी कास्ट के बेस पर उनको अलग कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम किसी को अपना आप से अलग नहीं कर सकते। हमारे लिए, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग सब इक्वल हैं। पहले भी सब इक्वल थे, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं थे, बट अब सब इस लॉ को मानते हैं। और लास्ट में आता है एवोल्यूशन ऑफ राइटर्स, सच एज राजास और महाराजा।
पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो राजा महाराजा होते थे उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, ज़्यादा अपर लेवल पे, हाई लेवल पे माना जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग लाइन में खड़े हुए तो अगर आपकी लाइन में पीछे कोई आपके सेलिब्रिटी भी आके खड़ा होता है तो वो भी आपकी जगह पे नहीं खड़ा हो सकता, ना ही कोई सेलिब्रिटी, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर, ना ही कोई सीएम, क्योंकि सब एक समान है, सबको एक बराबर माना जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई किसी को किसी भी तरह के भेदभाव पर, सेक्स के, कास्ट के, प्लेस ऑफ बर्थ, रीजन के तौर पर खुद से अलग नहीं कर सकता। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लॉ पे, राइट टू फ्रीडम, यानी आज़ादी का हक, स्वतंत्रता का हक, जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल 19 टू 22 में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा। मैंने साथ में इसलिए ही ऐड किए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट साथ के साथ याद होते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, यानी सबको बोलने का, बात करने का, कुछ भी कहने का फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा पूरा हक है। आप अपनी किसी भी तरह की बातचीत हो वो आप रख सकते हो, आपको किसी भी तरह की पाबंदी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा भी कुछ फ्रीडम है आपके पास, जैसे आप इंडिया में किसी भी कंट्री में इंडिया में किसी भी स्टेट में आप घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं, और आपको इस सब की पूरी आज़ादी। आप लोग चाहें तो अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं, उसकी भी इसके नेक्स्ट वाले लॉ में, इसके नेक्स्ट वाले राइट में हम उसी की बात करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपना रिलीजन चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास जायदाद है और लीगल तौर पे आपने उसे कमाया हुआ है, आपकी जमा पूंजी जो है, उससे आप अपना कुछ भी, आप अपना बंगलो खरीद सकते हो, पैलेस खरीद सकते हो। उसके लिए कुछ टैक्सेस हैं वो आपको अदा करने पड़ेंगे, वो अदा करने ज़रूरी भी हैं, लेकिन वो आप लोग अपनी जमा पूंजी वगैरह जो है सब यूज़ कर सकते हो, और अपनी जायदाद को अच्छे से जमा करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, बस कुछ टैक्सेस हैं जो अदा करने बेहद ज़रूरी हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट राइट पर, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जिक्र हमारे आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में किया गया है। इस कानून के तहत आप किसी भी बच्चे से बाल मजदूरी नहीं करा सकते। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो आप उसे कहीं भी एज अ लेबर काम नहीं करा सकते, फिर चाहे वो आपके घर का बच्चा हो या आपके आसपास का बच्चा हो। अगर आप अपने घर के आसपास किसी शॉप पे, होटल पे, चाय की दुकान पे, होता है ना अक्सर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, अगर आप उनको काम करता देखते हो तो आप उनके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो गलत है। अभी उनकी स्कूल जाने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी हम उनसे इस एज में काम नहीं करा सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। हम चाइल्ड लेबर से, फोर्स लेबर से ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे फोर्थ फंडामेंटल राइट की तरफ, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी आप लोगों से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए हो तो आपको हमेशा उसी फैमिली में रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहो तो अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी रिलीजन को ना माने। वो लोग कुछ होते हैं ना, नास्तिक होते हैं, किसी गॉड को नहीं मानते, तो आप उस तरह भी रहना चाहो तो आप रह सकते हो। इस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है, आपकी फैमिली भी आपकी इस पर रोक टोक नहीं लगा सकती है। अगर आप मुस्लिम हो तो भी अपना रिलीजन चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ फंडामेंटल राइट पे, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, पढ़ने लिखने का, कल्चरल का हक, जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 में है मौजूद है। इस लॉ के अकॉर्डिंग शहरियों का कोई भी तबका जो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहता हो और उसकी कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी रस्म-उल-ख़त हो, कोई से भी आप ज़ुबान बोलते हो, किसी भी तरह लिखते हो, और कोई भी तहज़ीब हो, किसी भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी जाति से आप बिलॉन्ग करते हो, इस बुनियाद पर आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन से नहीं रोका जा सकता। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप साउथ इंडिया से बिलॉन्ग करते हो, आप नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप नॉर्थ साइड के स्टूडेंट हो तो आपको साउथ के स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्ज़ी से, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे पढ़ना चाहो वैसे आप पढ़ सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। इसके अलावा आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम सभी, आगे जाके हम लोग कभी स्कूल्स खोलना चाहें, अपनी यूनिवर्सिटी बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं। वो ज़रूरी है कि हम उसमें बच्चों को जो एजुकेशन दें, वो एजुकेशन जो है वो अच्छी एजुकेशन हो, हम लोगों को, बच्चों को गलत काम ना सिखाएं, और हमारे जो स्कूल्स हो, हमारा जो इंस्टीट्यूट हो वो गवर्नमेंट अप्रूव ज़रूर हो। लेकिन हाँ, हम अपना स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं की जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट फंडामेंटल राइट पे, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल 32 में है। और इस
फंडामेंटल राइट के तहत अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो आप उसके लिए कभी भी जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा आप लोग खटखटा सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या किसी और के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठा सकते हैं और जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट में ये कह सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जस्टिस की अपील कर सकते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये यहाँ पर मैंने उसको उर्दू में भी दे रखा है, आप उर्दू में भी चाहें पढ़ना तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। बराबरी का हक़, आज़ादी का हक़, इस्तिसाल के खिलाफ हक़, मज़हबी आज़ादी का हक़, सकाफ़ती और तालीमी हुकूक, आइनी तहफ़्फ़ुज़ का हकूक़। इसी तरह मैंने आगे हिंदी में भी लिख रखा है, संविधान के मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण और विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे शेड्यूल्स की तरफ। शेड्यूल्स हमने कल भी पढ़े थे, हमारे 12 शेड्यूल्स के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। आज हम उनको थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं कि किस शेड्यूल में किस बारे में ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा डेप्थ में ज़्यादा नहीं आता है, इसका यहीं से आता है कि कौन सा शेड्यूल किस बारे में है। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो बिलोंग करता है स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और स्टेट्स हैं वो जो है वो इनका ज़िक्र हमारे फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड शेड्यूल्स की, जिसमें सैलरीज अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जिसमें हमारे गवर्नर्स की, प्रेसिडेंट्स की, इन लोगों की सैलरीज वगैरह का जिक्र है। इसके बाद बात हम करते हैं हमारे थर्ड शेड्यूल की, जिसमें हमारे MPs की, MLAs की, इन लोगों की सैलरी वगैरह का और इनके काम वगैरह का जिक्र है। और जो हमारा फोर्थ लो है वो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, उनका चुनाव किस तरह होगा, इस सब का जिक्र जो है वो हमारे फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। आगे के बाद आ जाते हैं अपने हमारे फिफ्थ शेड्यूल पे, जो है प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और हमारा सिक्स शेड्यूल है प्रोविजनल ऑफ ट्राइबल एरियाज़, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, आदिवासी एरियाज़ होते हैं, उनके बारे में। और हम अपने सेवन शेड्यूल को देखिए तो उसमें यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट का जिक्र किया गया है। और हमारे एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाइन्थ शेड्यूल में जिक्र किया गया है लैंड रिफॉर्म्स एंड ज़मींदारी एबोलिशन का। हमारे 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। और इसी तरह 11वें शेड्यूल में हमारी प्रोविजनल ऑफ पंचायती राज की बात की गई है। पंचायती राज हमारे रूरल एरियाज़ में होते हैं। और हमारे लास्ट शेड्यूल यानी 12th शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजंस ऑफ म्यूनसिपाल्टीज़ जिसके स्कूल्स भी होते हैं और जिनके हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और ये हमारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं। इसी के साथ हमारे सारे शेड्यूल्स कंप्लीट होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स का जिक्र है, लेकिन सब हम याद नहीं कर सकते। और हम एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से देखें तो अभी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग डेप्थ में पढ़ना चाहें, अच्छे से ब्रीफली पढ़ना चाहें तो हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके लिए अपने एग्ज़ाम के लिए इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहीं से आता है। ये आर्टिकल्स हो सके तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 1 to 12 में जिक्र है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 13 to 35 है फंडामेंटल राइट, जो भी हमने अभी रिसेंटली पढ़े हैं इससे पहले उनका। और इसके बाद आता है आर्टिकल 36 to 51, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। और हमारा आर्टिकल फिर आता है हमारा आर्टिकल 52 to 78, जिसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया है। लास्ट 5th नंबर पे आता है हमारा आर्टिकल 79 to 122, जिसमें हमारा पार्लियामेंट। आर्टिकल 123 से लेकर 136 तक आता है जुडिशरी। आर्टिकल 137 से 148 तक आता है सर्विसेज। एंड लास्ट हमारा आर्टिकल 149 से लेकर 162 तक जिक्र है हमारे इलेक्शंस का। तो ये आर्टिकल्स आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादा डेप्थ में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और आप लोग अपने और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में अच्छे से ब्रीफली जिक्र करेंगे। अभी हम आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। और अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है टू बिल्ड अ सॉवरेन इंडिया, बी है टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू इंडियन सिटीजन्स, ऑप्शन सी है टू आउटलाइन द मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव।
आंसर होगा ऑप्शन सी, टू आउटलाइन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द की पॉइंट्स मेंशन इन द प्रीएम्बल। हमारे प्रीएम्बल में कौन सी की पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ऑप्शन बी है बिल्डिंग अ सॉवरेन इंडिया। ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू इंडियन सिटीजन, या ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ये हमारे की पॉइंट्स है प्रीएम्बल में जो मेंशन किए गए हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल्स 1 to 12। ये हमने अभी पढ़ा है रिसेंटली, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी बाउंड्रीज एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 to 13(5)। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। का आंसर है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है वो किससे रिलेट करता है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी हमने जो डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था उसी का क्वेश्चन है, और इसका जिक्र हमारे पार्ट 4 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन ए पार्ट 5, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 7, ऑप्शन डी है पार्ट 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पार्ट 5। पार्ट 5 जो है वो यूनियन टेरिटरीज और एडमिनिस्ट्रेशन के कंसर्न में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए द पंचायत, ऑप्शन बी द इलेक्शंस, ऑप्शन सी द म्यूनसिपैलिटीज़, ऑप्शन डी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसका राइट आंसर होगा द पंचायत। जो हमारी रूरल एरियाज़ में पंचायत होती हैं उसका जिक्र हमारे पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द पंचायत। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन 9 की तरफ। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 जो है वो किसके साथ डील करता है, मतलब किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है एमरजेंसी प्रोविजंस, और ऑप्शन डी है इलेक्शन। काफ़ी सिंपल आंसर है, काफ़ी आसान जवाब है, इसलिए आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और इसका जिक्र हम अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसकी आंसर की आप लोगों को चाहिए और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे V2 हील। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, और या फिर पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक इजीली मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट बिलो। आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल V2 हील फॉर मोर अपडेट्स ऑन जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंड प्रिपरेशन एंड एग्जाम प्रिपरेशंस। बाय बाय।